प्रिय विद्यार्थियों, भारत की खोज के अंतर्गत हम लोगों ने अध्याय 2 तलाश तलाश में जो उसका प्रथम शीर्षक था भारत के अतीत की झांकी, इसका अध्ययन कर लिया था। इसके बारे में चर्चा हो गई थी। अब इसमें जो है अगला टॉपिक है भारत की शक्ति और सीमा। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि भारत की जो शक्ति के स्रोत कौन कौन से थे, उसके पतन और नाश के कारण कौन कौन से हैं, इसको ढूंढना थोड़ा कठिन है। ये उलझा हुआ है कि इसके शक्ति के स्रोत कौन कौन से थे, रिसोर्सेस कौन कौन से थे, और इसके नाश का कारण क्या था। इसको वो मानते हैं कि ये ऐसी गुत्थी थी जो उलझी हुई थी। आगे देखिए, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यानी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वे कौन से प्रमुख कारण रहे हैं जिसके वजह से भारत इस प्रगति की दौड़ में पिछड़ गया, और जो पहले कभी पिछड़े हुए यूरोपीय देश थे, यूरोपीय कंट्रीज थे, वो जो है अब हमसे आगे निकल गए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इसका एक ही प्रमुख कारण था कि तकनीकी का विकास, तकनीकी की दौड़, जिसमें यूरोपीय कंट्री आगे निकल गए। यूरोपीय देश जितने भी थे वो तकनीकी विकास में भारत से कहीं आगे निकल गए और भारत पिछड़ा ही रह गया। इसे कारण भी इन्होंने आगे समझाया है कि क्या क्या कारण रहे हैं जिसके वजह से भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ा रह गया। आइए देखते हैं। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। हौसलामंद, यहाँ पर एक शब्द आया है हौसलामंद, जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य वाला, जिसके अंदर सामर्थ्य हो, हौसला हो। शक्ति और मानसिकता की थी। नई तकनीकों के, यहाँ जो है नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। अब उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि किस तरह से जो नई तकनीकी का विकास हुआ यूरोपीय कंट्री में, यूरोपीय देशों में, खासकर जो है 1850 ईस्वी के बाद जब औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति जैसा कि सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड में सर्वप्रथम शुरू हुई और उसके बाद तेजी से विकास होता है। आर्थिक रूप से ये यूरोपीय देश जो है शक्तिशाली, मजबूत होने लगते हैं और इसके कारण जो है वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है वो अनेक प्रकार के हथियार या सैनिक बल को प्रोत्साहित करना, उसका विस्तार करना। यह केवल जिसके बाद जो है ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं उनके लिए, दूसरे देश को भी अपने अधिकार में ले लेते हैं। जैसे कि भारत इसका उदाहरण रहा है, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। यह कहीं ना कहीं उनकी तकनीकी विकास, उनकी सोच, उनकी नीतियाँ जो थीं वो भारतीयों से कहीं आगे थीं उस समय में। तो देखिए आगे, यह केवल भारत की ही नहीं लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को, यहाँ दिया हुआ है, इस गुत्थी को सुलझाना, गुत्थी का मतलब होता है उलझन, ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, यानी इसकी कोई कमी नहीं थी। पुराने समय में जो भारत था उसमें मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी,
लेकिन वो क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये पिछड़ गया, अब देखिए आगे। किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। यहाँ एक और शब्द आया है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का अर्थ होता है धीरे धीरे या क्रमशः आगे की तरफ। गिरावट का आभास होने लगता है, जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है, क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है, जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर यानी शब्दों का आडंबर, इसको हम कह सकते हैं शब्दों का दिखावा से लैस भाष्यकार। भाष्यकार का अर्थ होता है व्याख्याकार। यहाँ पे एक और शब्द आया है भाष्यकार यानी व्याख्याकार, उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। यानी बताते हैं कि भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत पिछड़ गया था, और इसका कारण था शब्दाडंबर यानी शब्दों का आडंबर, शब्दों का दिखावा, और भाष्यकार यानी व्याख्याकार यानी किस तरह से वो व्याख्या करते थे अपने तकनीकी का, अपने विचारों का, और मनुष्य को की विचारधारा को किस तरह से उन्होंने कितने हद तक प्रभावित किया, ये इसमें बताने का प्रयास किया है लेखक ने। अब आगे देखिए, भव्य कला और मूर्तियाँ, यहाँ है भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी ने लेने लगी थी। यहाँ एक शब्द आया है कि जटिल पच्चीकारी, यानी पच्चीकारी का अर्थ होता है हाथ से की गई बारीक कलाकारियाँ, जैसे पत्थरों पर जिसे उकेरा जाता है धीरे धीरे, तो ये हम जो हाथ से बनाई जाती है या हाथ से जो है पेंटिंग दीवारों पर या भित्ति चित्र इस तरह के बनाए जाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि पच्चीकारी यानी हाथ से की गई बारीक कलाकारी, उसको हम पच्चीकारी कहते हैं। और नक्काशी यानी पत्थरों को जो है एक विशेष आकार देना, उस पर चित्र उकेरना। हाँ, तो इसके बाद अगला है, इसमें अगली लाइन, सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी, प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले लिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ अलंकृत। अलंकृत का अर्थ होता है सजा हुआ, ले लिया। हाँ, इसके बाद से आगे इसमें अगली लाइन है, साहित्य शैली ने, हाँ ले लिया, अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने इसका स्थान ले लिया। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली, और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। अर्थात भारतीयों का विचारधारा या मानसिकता हो गई थी कि हमें सागर पार नहीं जाना है, अपवित्र हो जाएंगे। अब भारतीय जो है यदि सागर पार या समुद्र पार चले जाते थे तो अपने को अपवित्र मानते थे। जो इनकी रूढ़िवादिता थी, कहीं ना कहीं ये संकीर्ण विचारधारा या रूढ़िवादिता जो इनके अंदर जन्म ले लिया था, ये इनके पिछड़ेपन का कारण बना। जो यूरोपीय देशों में जो विकास का दौर या यूँ कह लें कि जो सैन्य बल बढ़ाने की जो होड़ चल रही थी, नई नई तकनीकी की जब विकास हो रहा था, उससे भारतीय जो क्या है वो अछूते रह गए, या बहुत देर बाद उस संपर्क में आए, उस चीज़ को जान पाए, तब उनके बाद इनका विकास शुरू हुआ, भारत का विकास शुरू हुआ धीरे धीरे। आगे देखिए, यहाँ पर जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली।
यानी यहाँ लेखक ये बताते हैं कि कहीं न कहीं भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण रहा है कि अंधी मूर्ति पूजा, यानी धर्मांधता यूँ हम कह सकते हैं, बताना चाहते हैं वो कि ये भी एक कारण रहा है। यानी यहाँ पे दो कारण स्पष्ट यहाँ से निकल के आते हैं। पहला रूढ़िवादी विचारधारा, दूसरा धर्मांधता। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अन्य कारणों में जैसे मान लीजिए लोगों के जो शब्दाडंबर थे, यानी शब्दों के आडंबर, शब्दों के दिखावा करने वाली बात। भाष्यकार जो थे यानी जो व्याख्याकार थे, उन्होंने किस तरह से व्याख्या की अपने बातों का कि भारत एक विकसित देश होना चाहिए या फिर आगे चलकर उन्हें विभिन्न देशों के संपर्क में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कहीं न कहीं उनके विचार उनको बहुत प्रभावित किए, जो रूढ़िवादी विचारों से जुड़े हुए थे, जो ये मानते थे कि समुद्र पार जाना यानी अपने आप को अपवित्र कर लेना है, पाप है। हाँ, आगे देखिए, आगे यहाँ पर अगली लाइन है, मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट कि इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। ह्रास यानी कमी, यानी वो अब नीचे जाने लगा। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट कि इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा, वह गतिहीन और जड़ हो गया। जड़ का मतलब एकदम स्थिर, यानी उसकी गतिशीलता समाप्त हो गई। जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गए। अगला पैराग्राफ है, किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एकरस यानी एक समान, यहाँ एक शब्द आया एकरस यानी एक समान, एकरस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों, एक और शब्द यहाँ आया है ध्वंसावशेषों, यानी विनाश के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है। मान लीजिए कोई विनाश आया और उसके बाद से जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं ध्वंसावशेष, यानी ध्वंस के बाद जो अवशेष बचे हुए हैं। किसी नई चीज का निर्माण होता, इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण यानी फिर से जीवित हो जाना, फिर से जाग जाना, पुनर्जागरण के दौर आते रहे। यानी समय समय पर अनेक विचारकों ने, अनेक बुद्धिजीवी लोगों ने इन भारतवासियों की विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ने का प्रयास किया, उनको सही राय दिखाया, सही मार्ग पर उनका प्रशस्त किया कि नहीं ये गलत है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सही है, धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। तो समय समय पर लोगों ने भारतीयों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया। अगला लाइन है, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा है और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा यानी इच्छा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की, सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल या समायोजन हम कह सकते हैं।
सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने, और यहाँ एक शब्द आया लालसा जिसका अर्थ होता है इच्छा, ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात यानी अपने में समाहित कर लेना, अपने में मिला लेना, आत्मसात करने की सामर्थ्य दी, यानी क्षमता या शक्ति प्रदान की। तो ये रहा अध्याय 2 के अंतर्गत भारत की शक्ति और सीमा। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए, समझिए, और इसके बाद भी यदि कोई शब्द या कोई सेंटेंस आपको न समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।